हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अग्नाशय ग्रंथि या पैनक्रियाज ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। यह ग्रंथि बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथि है क्योंकि यह हमारे रक्त में ग्लूकोज का जो स्तर है उसको बनाए रखने का कार्य करती है। आइए समझते हैं इस वीडियो में इस ग्रंथि को डिटेल से। इस वीडियो में हम इसकी सामान्य जानकारी जानेंगे, उसके बाद में ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करती है वो जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, आपके लिए हर एक सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बात करें इस ग्रंथि की उत्पत्ति की, तो यह जो ग्रंथि है वो एंडोडर्म जनन स्तर से उत्पन्न होती है। इसकी उत्पत्ति होती है एंडोडर्म जनन स्तर से। यह ग्रंथि एंडोडर्म जो जनन स्तर होता है उससे उत्पन्न होती है, पहली बात। दूसरी चीज, यह जो ग्रंथि है पैनक्रियाज ग्रंथि जो है होती कहाँ है, उसकी स्थिति आपको याद रखनी है। इसकी स्थिति कहाँ ये पाई जाती है, तो इस चित्र में अगर आप देखो तो यहाँ ये मैंने बना रखा है, ये है स्टमक या आमाशय। हमारा जो आहार नाल है उस आहार नाल में आमाशय, उदर गुहा में जो पाया जाता है आमाशय, यहाँ डायफ्राम होता है। इस डायफ्राम के बाद में आमाशय, आमाशय के बाद में छोटी आंत का पहला भाग, ये जो आप देख रहे हो ये पहला भाग है ग्रहणी, ड्यूडेनम या ग्रहणी है। इस ग्रहणी, ये जो ग्रहणी है वो यू आकार की होती है। कैसी होती है? कुछ यू या सी आकार की ये ग्रंथि होती है, ग्रहणी होती है। यह जो ग्रहणी है इसका ये जो यू आकार के बीच में जो ये खाली जगह बच गई, उस जगह में यह ग्रंथि पाई जाती है और इसका नाम है अग्नाशय या पैनक्रियाज ग्लैंड। तो इसकी स्थिति आपको समझ में आ गई होगी। ये पाई जाती है आमाशय के पीछे, आमाशय के पीछे, यानी कि इस जीआई ट्रैक में आमाशय के बाद में, आप ऐसे समझो आमाशय के बाद, और उसके बाद में जो ग्रहणी है उस ग्रहणी के रिक्त स्थान में, ग्रहणी के रिक्त स्थान में ठीक है, ग्रहणी जो यू आकार की होती है, इस यू में ये जो खाली जगह बच गई है, जो रिक्त स्थान है उसमें ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, तो और ये जो ग्रंथि है ये लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, लगभग 15 सेंटीमीटर ये लंबी होती है और लगभग 60 से 85 ग्राम इसमें वजन होता है। इसकी जो आकृति है वो अनियमित होती है, इसकी आकृति अनियमित होती है, कोई निश्चित आकार इसका नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे आप इस चित्र में अगर गौर से देखो तो इसका आकार देखो कैसा आपको नजर आ रहा है। यह अनियमित आकार की ग्रंथि है जो ग्रहणी के इस रिक्त स्थान में यहाँ मौजूद होती है। इस ग्रंथि के अगर पार्ट्स अगर देखे जाएं, इस ग्रंथि के भी 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ग्रहणी से टच करता हुआ जो बड़ा भाग जो है इसका, उसे तो हेड कहते हैं, शीर्ष भाग है इसका। उसके बाद एक छोटा सा भाग यहाँ वो नेक या ग्रीवा कहलाता है। इसका सबसे बड़ा और जो महत्वपूर्ण भाग है वो ये बॉडी कहलाता है, और इसका जो अंतिम भाग है उस अंतिम भाग को टेल कहते हैं, पुच्छ भाग कहते हैं। ठीक है, तो यह जो ग्रंथि है वो आमाशय के बाद ग्रहणी के इस रिक्त स्थान में यह ग्रंथि पाई जाती है जो अनियमित आकार की होती है। ठीक है, और इसके 4 महत्वपूर्ण भाग, हेड, नेक, बॉडी और टेल, इसके 4 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। यह जो ग्रंथि है इसमें ये जो बीच में जो नलिका अगर आप देख रहे हो इसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। ये जो नलिका है इसे पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशयी नलिका कहते हैं। इस नलिका की सहायता से इससे जो पाचक रस स्रावित होते हैं वो पाचक रस यहाँ ग्रहणी में आकर डलते हैं।
पाचक रस, या जिसे अग्नाशयी रस कहते हैं, वो रस यहाँ इस ग्रहणी में आकर डिपॉजिट किए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं, और यहाँ एक कपाट पाया जाता है जिसे ओडी कपाट कहते हैं। ओडी कपाट कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी कपाट, स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। ये तो हमने इसकी संरचना जानी, ठीक है। अब बहुत बहुत महत्वपूर्ण लाइन मैं आपको बताने वाला हूं इस ग्रंथि से संबंधित, जो जनरल साइंस में भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और साइंस हमारे बायोलॉजी में तो इसका महत्व है ही है। वो ये है कि ये जो ग्रंथि है वो मिश्रित प्रकार की ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, या इसका उदाहरण पूछा जाता है तो अग्नाशय ग्रंथि पहले नंबर पर हमेशा आती है। तो अग्नाशय ग्रंथि जो है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अब प्रश्न ये आता है कि मिश्रित ग्रंथि क्या होती है, क्यों कह रहे हैं हम इसे मिश्रित ग्रंथि। देखो, ग्रंथियां जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि और एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी और दूसरी होती है अंतःस्रावी। बहिस्रावी ग्रंथियां वे होती है जो अपने स्राव को, अपने सिक्रीशन को नलिका द्वारा टारगेट कोशिकाओं तक पहुंचाती है, वो कहलाती है बहिस्रावी ग्रंथियां। और ऐसी ग्रंथियां जो अपने रस को बिना किसी नलिका के टारगेट कोशिका तक पहुंचाती है, वो अपने स्राव को ब्लड में डाल देती है और वो टारगेट कोशिका तक पहुंचता है। ऐसी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। तो इसमें दोनों तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, जो अपने रस को नलिका द्वारा, देखो वहां हमने देखा कि पैनक्रिएटिक डक्ट द्वारा अग्नाशयी रस को जो है वो ओडी कपाट की सहायता से पहुंचा देता है, कहाँ, ग्रहणी में। तो ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है। इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं भी बाद में जांच की गई, पता चला कि जो अपने रस को सीधे ब्लड में ही डालती है, और इसलिए यह अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। अब बात करें तो इसलिए यह कैसी हो गई, मिश्रित ग्रंथि की। अब बात करें इसके बहिस्रावी भाग की, तो यहाँ हमने इसका छोटा सा एक भाग जो है उसका सेक्शन यहाँ मैंने आपको दिखा रखा है। इस सेक्शन में अगर आप गौर से देखो तो ये जो बड़ी बड़ी मैंने बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा जो बना रखा है, ये जो कोशिकाएं हैं वो एसिनी कोशिकाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? एसिनी कोशिकाएं, ये बहुत सारी। तो ये जो एसिनी कोशिकाएं जो है वो इस अग्नाशयी ग्रंथि का बहिस्रावी भाग है। कौन सा भाग है? बहिस्रावी भाग है। ये इस ग्रंथि में लगभग 99% भाग होता है। यानी कि अगर इसके पूरे पार्ट को देखा जाए तो उसमें बहिस्रावी भाग उसका कितना होता है? 99% होता है। एसिनी कोशिकाएं ही होती है इसमें 99% तो, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या करती है? ये अग्नाशयी रस या पाचक रस, अग्नाशयी या यूं कह सकते हैं पाचक रस का स्रावण करती है, ठीक है। जो कहाँ? छोटी आंत में जा रहा है और वहाँ जो हम भोजन खा रहे हैं उसको पचाने का कार्य करते हैं। बहुत सारे इसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो इसका ये बहिस्रावी भाग है। बात करें इसके अंतःस्रावी भाग की, तो अंतःस्रावी भाग यहाँ देखो, अब इस चित्र में मैंने कुछ अलग अलग रंग आकार की कोशिकाएं बनाई है, जिसमें वास्तव में लगभग 4 प्रकार की कोशिकाएं अभी तक पहचानी जा चुकी है। और इन कोशिकाओं को सबसे पहले जो पहचानने वाले व्यक्ति थे वो थे लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने इन कोशिकाओं को सबसे पहले पहचाना, इसके अंतःस्रावी भाग को। इसलिए नाम भी जो है उन्हें दे दिया गया लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की द्वीप होते हैं, है ना, जैसे समुद्र के बीच में कुछ कुछ मिट्टी के भाग होते हैं जिन्हें हम द्वीप या आइलेट्स कहते हैं, ठीक है, आइलैंड्स कहते हैं, यहाँ हम उन्हें आइलेट्स कहेंगे।
ठीक है, तो इस पूरे 99% समुद्र में कुछ कुछ जगह ये टापू से पाए जाते हैं, कोशिकाओं के गुच्छे पाए जाते हैं, जिन्हें लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। द्वीप, आइलैंड्स, ठीक है, लैंगरहैंस की, क्योंकि सबसे पहले इसे डिटेक्ट करने वाले, सबसे पहले इन्हें पहचानने वाले जो व्यक्ति थे वो लैंगरहैंस थे। इन्होंने 1869 में इन कोशिकाओं को पहचाना था, इसीलिए इनका जो नाम है वो इसी के नाम सम्मान में जो है दे दिया गया है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ये इस जैसे ये 90% है तो शेष कितना बचा, 1%। ये पूरे इस अग्नाशय का केवल 1% भाग होता है। कितना? केवल 1% भाग होता है, ठीक है। और इस पूरे अगर भाग में देखा जाए तो लगभग जो ये जो द्वीप होते हैं इस पूरे अग्नाशय के समुद्र में, अगर ये लगभग है तो ये है 10 से 20 लाख ये आइलैंड्स पाए जाते हैं। 10 से 20 लाख ये पाए जाते हैं। इनमें 4 तरह की मुख्यतः कोशिकाएं पहचानी गई, और वो है, एक होती है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल्स, तीसरी जो है उसमें गामा, या कुछ बुक्स में इसे डेल्टा लिखा होगा, दोनों ही मैं लिख देता हूं, डेल्टा सेल्स। इसके अलावा बाद में खोज से पता चला कि इसमें एक और कोशिकाओं का समूह है जिसे एफ सेल्स, या इसे पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स कहते हैं। पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स इन्हें कहते हैं। तो ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इस समूह में पाई जाती है। कौन कौन सी? अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा या डेल्टा सेल और एफ सेल्स। यहाँ आप इसे चित्र में भी हम इसे नामांकित कर सकते हैं। देखो, ये जो मैंने सबसे ज़्यादा जो नीले रंग में बना रखी है ये होती है बीटा सेल्स। बीटा सेल्स लगभग 60% भाग में पाई जाती है। 60 से 65% भाग बीटा सेल्स ही होती है, जो इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अभी हम इन हार्मोन को, इन प्रत्येक कोशिकाओं से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं इन्हें और डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये बीटा सेल्स जो इसका लगभग 60% भाग बहुत सारी होती है। इसके अलावा मैंने जो लगभग इसके पेरिफेरी, इसके जो परिधीय भाग में जो हरे रंग की जो कोशिकाएं बना रखी है, ज़्यादातर परिधीय भाग में ही होती है। ये होती है अल्फा सेल्स, जो लगभग 15 से 25% भाग बनाती है, और ये ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करती है। ग्लूकेगॉन हार्मोन सिक्रेट करती है। तीसरी मैंने कुछ कोशिकाएं बना रखी है जो काले रंग से है, ये डेल्टा सेल्स है, डेल्टा सेल्स, ठीक है। और ये सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती है। बहुत कम मात्रा में होती है, लगभग 10% कोशिकाएं ही होती है। इसके अलावा कुछ कुछ जो है और मैंने लाल रंग से एक आधी कोशिकाएं बना रखी है जो एफ सेल्स होती है। जो यहाँ मैंने ये जो दर्शा रखी है ये है एफ सेल। एफ सेल्स, या हम इन्हें कह सकते हैं पीपी सेल्स, पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स। तो इस तरह लैंगरहैंस की जो आइलेट्स है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसमें 4 तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल और एफ सेल्स। अब बात करते हैं कि ये जो कोशिकाएं हमने पढ़ी, कौन सी कोशिका कौन से हार्मोन का सिक्रेशन करती है। हमने देखा कि ये जो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं हैं उसमें एक कोशिका होती है जिसका नाम है अल्फा सेल, दूसरी है बीटा सेल, तीसरी है डेल्टा सेल, और चौथी हमने देखी एफ सेल या पीपी सेल इसको कह रहे हैं। अल्फा सेल जो है वो अल्फा सेल ग्लूकेगॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, स्रावण करती है। बीटा सेल्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। बहुत बार आपने इंसुलिन का नाम सुना होगा, डायबिटीज़ को सुना होगा, ये इसी हार्मोन की कमी से होता है। तीसरी कोशिकाएं है डेल्टा सेल। ये
स्टेटिन हार्मोन का स्रावन करती है, सोमेटोस्टेटिन। और ये जो एफ सेल्स है ये पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन का सिक्रेशन करती है। सबसे पहले तो आपको इनको याद करना है, क्योंकि बहुत बार जब इस तरह के प्रश्न आते हैं नीट में कि आपको स्तंभ ए और स्तंभ बी जो है उसका मिलान करना है, और ये मान लो इसी तरीके से आपको स्तंभ ए में दे दिया, इधर स्तंभ बी, और इनको उल्टा सीधा करके इनको दे दिया, आपको मिलाना होगा। तो ध्यान रखना है, अल्फा सेल ग्लूकेगॉन का सिक्रेशन करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, डेल्टा सेल सोमेटोस्टेटिन का, और एफ सेल्स पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड्स का। बहुत सारी बुक्स में आपको इसके बारे में कुछ नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में डेल्टा सेल्स के बारे में भी नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको इन्हें डिटेल से समझना है, ये इसी से संबंधित है। अल्फा सेल ग्लूकेगॉन, बीटा सेल इंसुलिन, ये जो है, ये जो बहुत सारी जनरल साइंस एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है। जनरल साइंस में इससे संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं कि इंसुलिन का सिक्रेशन कौन सी ग्रंथि से होता है, तो आपको अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन का सिक्रेशन कौन सी कोशिकाओं से होता है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाओं में भी कौन सी, बीटा सेल्स द्वारा इसका सिक्रेशन होता है, ठीक है। अब बात करें इन हार्मोन्स की, पहले इनकी प्रकृति की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम इनके कार्यों को जानेंगे। ये जो ग्लूकेगॉन हो चाहे इंसुलिन हार्मोन, दोनों के दोनों जो है वो पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, मीन्स प्रोटीन के बने हार्मोन है। ग्लूकेगॉन जो है, ये ग्लूकेगॉन हार्मोन लगभग 29 एमिनो एसिड की चेन से बना एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड है। ग्लूकेगॉन जो है वो एक रेखिक प्रोटीन है, लीनियर लाइन वाला एक रेखीय प्रोटीन है, धागेनुमा एक रेखा, लीनियर प्रोटीन है। और कितने एमिनो एसिड से बना है, ये 29 एमिनो एसिड से बना होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन, ठीक है। दूसरा जो हार्मोन जो महत्वपूर्ण है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो 51 एमिनो एसिड्स से मिलकर बना प्रोटीन है। इसमें 2 चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन और एक होती है बीटा चेन। अल्फा चेन में 21 एमिनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 30 एमिनो एसिड्स होते हैं। ध्यान रखना है, बहुत बार ये बायोलॉजिकली जो एग्जाम्स होती है उसमें पूछा जाता है कि इंसुलिन जो है उसमें अल्फा चेन में कितने एमिनो एसिड है, बीटा चेन में कितने। अल्फा में है 21 एमिनो एसिड, बीटा में है 30 एमिनो एसिड, और दोनों के दोनों ये जो चेन्स है, दोनों की दोनों, जैसे मैं ऐसे मानूँ ये एक चेन है, इसमें 21 एमिनो एसिड है, ये दूसरी चेन है, इसमें 30 एमिनो एसिड्स हैं। ये दोनों चेन जो है वो डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में जुड़ी होती है। इसे कहते हैं डाइसल्फाइड, 2 सल्फेट इसमें आयन होते हैं, इसलिए कहते हैं डाइसल्फाइड बंध। ये जो इंसुलिन हार्मोन है वो दोनों की दोनों, इसमें जो अल्फा और बीटा चेन जो है, ये अल्फा चेन है, ये बीटा चेन है, दोनों आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन, इन हार्मोनों के क्या कार्य हैं वो पढ़ने वाले हैं। अगला वीडियो भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसे आपको ज़रूर देखना है। इसमें हम उसके कार्यों के साथ साथ इंसुलिन हार्मोन की कमी से आपके अंदर कौन कौन सी कमियां उत्पन्न हो सकती है, उनमें टेक्निकल टर्म्स बहुत सारी हैं, वो हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ और अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहें। धन्यवाद।